हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम अपने इस वीडियो में एपीएससी सीसीई प्रीलिम्स जीएस 1 पेपर 2021 के मॉडल क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को डिस्कस और सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं पहले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हैवी वाटर एंड हार्ड वाटर। तो आपका हैवी वाटर और हार्ड वाटर के कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें कौन सा सही है वो हमें पता करना है। तो आपका फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, दो द मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ बोथ हैवी वाटर एंड हार्ड वाटर आर सेम, दे डिफर इन देयर मिनरल कंपोजिशन। सेकंड में क्या दिया हुआ है, हैवी वाटर इज रेडियो एक्टिव एंड हार्ड वाटर इज नॉट। थर्ड में ओनली हार्ड वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो हमें इन तीनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया है आपका, हार्ड वाटर और हैवी वाटर के बारे में। तो हार्ड वाटर पहले जान लेते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, एंड सॉफ्ट वाटर जो है उसमें नहीं रहता। ये बेसिक डिफरेंस है हैवी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच। और हैवी वाटर बेसिकली ये ज़्यादातर आपका एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ किया जाता है इसको। तो यहाँ पे हैवी वाटर और हार्ड वाटर जो मोलिकुलर कंपोजिशन सेम है और वो सिर्फ मिनरल कंपोजिशन में डिफर करता है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया है, हैवी वाटर इज रेडियो एक्टिव एंड हार्ड वाटर इज नॉट। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि हैवी वाटर रेडियो एक्टिव है और हार्ड वाटर नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हैवी वाटर आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता। दो इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बट इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, ओनली हार्ड वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये भी गलत है आपका, हैवी वाटर को यूज किया जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1 ओनली। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कौन सा आपका जो तीन रिवर्स का नाम आपका दिया गया है, तो इनमें से कौन सा आपका ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है, हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में दिया गया आपका दिबोंग, सेकंड में कामेंग और थर्ड में लोहित। तीनों आपका ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है या नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है। ये आसान सा सवाल है, इसमें हमें पता है कि तीनों आपका ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। तो इसमें आपका सबसे पहले जान लेते हैं कि वायरसेस क्या होता है। ए वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उनको एक लिविंग सेल चाहिए उनको ग्रो करने के लिए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, और वो ऑर्गेनिज्म आपका कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है और प्लांट्स भी हो सकता है। तो ये तीनों आपका पॉसिबल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, सब अगर पॉसिबल है तो तीनों आपका 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका प्रिंसिपल को वो करता है, डिफाइन करता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसमें से आप पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस को। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। फर्स्ट में ये दिया गया है आपका। तो इसमें आपका अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म को
मिनिमाइज करने वाला इधर यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला गया है। तो ऑप्शन बी में ए मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो स्पीड अप करने के लिए ये आपका सेकंड पॉइंट में दिया गया है। और सी में ए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका गवर्नमेंट पीपल के ऊपर, ये आपका 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है। और डी में क्या दिया गया है, ए डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन। तो इसमें से आपका सही उत्तर, सबसे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंशन क्या किया गया है, ए मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो आपका यहाँ पे आपका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला गया है। तो ये आपका आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 में आपका मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड द हाउस ऑफ द पीपल इन पार्टिकुलर। तो यही यही स्टेटमेंट यहाँ पे ये डिफाइन करता है, और बाकी कोई भी स्टेटमेंट आपका ये डिफाइन नहीं करता। तो यही आपका हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू रिवर टिस्टा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो टिस्टा रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द ऑप्शन सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, द सोर्स ऑफ रिवर टिस्टा इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। और सेकेंड में क्या दिया गया है, रिवर रोंगित ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टिस्टा। थर्ड में क्या दिया गया है, रिवर टिस्टा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है इनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो द सोर्स ऑफ रिवर टिस्टा इज सेम, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों का सोर्स आपका अलग है। और ये रिवर रोंगित ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टिस्टा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रोंगित जो है आपका सिक्किम में ओरिजिनेट करता है और ये टिस्टा रिवर का ट्रिब्यूटरी भी है, ये सही हो गया। रिवर टिस्टा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये आपका गलत हो जाएगा फिर से, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। रिवर टिस्टा आपका बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता है। तो यही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का बी, 2 ओनली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमोंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम। इनमें से कौन आपका नेशनल पेंशन सिस्टम ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी में पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली। ऑप्शन नंबर सी, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। और डी में आपका दिया गया है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। तो इसमें से हम एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन आपका रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली, ये गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पे एनआरआई भी आपका यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये 26 का ए जो है ये गलत हो जाएगा आपका। और 26 का आपका बी ऑप्शन को देखते हैं, पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसका जो एज है वो होगा आपका 18 to 65, 18 to 65 है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सी में आपका क्या दिया गया, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ये आपका सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसके लिए एलिजिबल्स है। और आपका डी में ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि आर्म फोर्सेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये एनपीएस के अंडर में, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली टू बी फाउंड इन डैम।
तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है आपका सही होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है मैच करके। लिपस्टिक लीड के साथ है, ये आपका सही है क्योंकि लिपस्टिक में लीड कंटेन होता है और लीड बहुत ही डेंजरस है, तो आप ये जान लीजिएगा, ज़्यादा यूज़ करना भी ये सही नहीं है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपका ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ये भी आपका सही है क्योंकि ये साइट्रस जो पार्ट है उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये यूज़ किया जाता है कभी कभार। और चाइनीज़ फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो चाइनीज़ फास्ट फूड में आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो यूज़ किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका थोड़ा अनकॉमन है, लेकिन आप जान लीजिएगा चाइनीज़ फास्ट फूड में ये यूज़ किया जाता है। तो आपका पेयर जो है मैच कर रहा है वो है आपका, तीनों आपका मैच कर रहा है और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो इनमें से कौन सा आपका एडवांटेजेस है या हो सकता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है इन तीनों स्टेटमेंट से। It will replace the multiple taxes collected by the multiple authorities and will create a single market in India। ये आपका स्टेटमेंट 1 में है, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड क्रिएट ए सिंगल मार्केट इन इंडिया। ये आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि जीएसटी आपका सभी टैक्सेस को ये एक्यूमुलेट करके ये आपका एक ही आपका अभी जो हम पे करते हैं जीएसटी फॉर्म में है। और it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves। तो इसमें बोला गया है कि ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को। इसमें ड्रास्टिकली जो वर्ड है ये सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि ये रिड्यूस करेगा अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ये उतना भी रिड्यूस नहीं करेगा, ड्रास्टिकली फॉल नहीं होता, ये एक प्रोसेस, ये धीरे धीरे होगा, तो ये स्टेटमेंट अभी के लिए ये गलत है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। ये आपका 100% गारंटी देके तो बोल नहीं सकते, ये फ्यूचर का एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाला थिंकिंग है, इसमें हम बेस करके इसको करेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी बहुत आगे है चाइना से और ये अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और ये इसमें नहीं आएगा। तो अभी आपका सही उत्तर क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओनली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 member body। Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections। नंबर 3 में इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स relating to the splits or mergers of recognized political parties। which of the statement given above is or correct। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आपका सबसे पहले देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 member बॉडी। ये तो आपका गलत है क्योंकि ये आपका 3 members का ही होता है, 3 members का ही होता है आपका इलेक्शन कमीशन। और नंबर 2 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो आपका इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, नॉट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लास्ट में दिया गया इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मार्जिस ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका सही है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ही रिजॉल्व करता है ये डिस्प्यूट्स। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शंस है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 324 टू 329, इनमें आपका मेंशन किया गया है ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटीज एंड ऑल इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 3 ओनली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements, in tropical regions Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue। 2 में दिया गया है sexual transmission of Zika virus disease is possible। which of the following statements given above is or are correct। तो हम एनालाइज कर लेते हैं इसको। in tropical regions Zika virus is disease is transmitted by the same mosquito that transmits, ये आपका सही है क्योंकि ये जो स्पीसीज है एडिस मॉस्किटो से ये स्प्रेड होता है।
जो कि आपका डेंगू भी आपका स्प्रेड करता है इसी मॉस्किटो से, ये आपका सही है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस डिजीज पॉसिबल, ये भी आपका सही है क्योंकि ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है ये डिजीज जो है। ये आपका जिका फॉरेस्ट, ये आपका जिका वायरस जो है ये आपका कहाँ से नाम आया है? जिका फॉरेस्ट से, जिका फॉरेस्ट से ये नाम आया है। और ये कौन से कंट्री में है? ये उगांडा, उगांडा से, जिका फॉरेस्ट उगांडा से ये नाम आया है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये सबसे पहले मंकी मंकी में पाया गया था और धीरे करके ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट होने लगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है बोथ 1 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। He wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was, किन्होंने आपका बायोग्राफीज लिखा है? मजीनी, गरीबल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण का, और अमेरिका में भी स्टे किया था और सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जिनको आप पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इनका एक बहुत स्वदेशी मूवमेंट में भी वो उसने एक एक्टिव पार्ट लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। स्वदेशी मूवमेंट में एक्टिव पार्ट लिया है उन्होंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। नंबर 2 में वंस इश्यूड आधार नंबर कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ये आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। इसमें से आप एक चीज देखिएगा, आधार कैन बी यूज एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, ये गलत है। सिटीजनशिप, आधार कार्ड सिटीजनशिप और डोमिसाइल का प्रूफ नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही वैलिड रहता है, नॉट आधार कार्ड। और 2 में क्या दिया है? वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, ये भी आपका गलत है क्योंकि बहुत बार ये जो बॉडी है UIDAI, जो कि आपका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका ये आधार कार्ड जो बनाते हैं उसका स्टेचुटरी बॉडी है जो बनाता है ये। तो ये UIDAI के थ्रू ये इसको ऑमिट किया जा सकता है, आधार कार्ड जो है आपका, इवन आफ्टर मेकिंग इट। सो ये दोनों आपका गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। एज पर द राइट टू एजुकेशन RTE Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher research education। हम एक एक करके एनालाइज करते हैं पढ़ते समय। तो फर्स्ट वाला क्या दिया गया है आपका कि इसमें से आपका एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है ये डिसाइड करता है। ये आपका यहाँ पे आपका गलत हो गया क्योंकि ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो डिसाइड करता है, तो ये आपका 1 तो पहले से ही गलत है। एज पर द RTE एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस, ये आपका सही है। टेट एग्जाम जो है, जो कि अभी बहुत ही पॉपुलर है, टेट एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा। और इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका गलत स्टेटिस्टिक्स है। तो नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया है? ये विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और करेक्ट। तो इसमें से हमने क्या देखा था? ओनली 2 करेक्ट था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। 34, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ, ये जो आपका टू स्टेट सॉल्यूशन है कौन से कंट्री के आपका कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया जाता है अभी मतलब न्यूज में? तो इसका जो सही उत्तर है आपका होगा इजराइल। इजराइल और आपका पैलेस्टाइन के बीच, ये आपका द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है उसका न्यूज में है। तो ये इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 35।
among the following cities which one lies on a longitude closest to that of Delhi। ये थोड़ा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपका क्लोजेस्ट कौन सा है आपका दिल्ली से। लॉन्गिट्यूड कौन सा लाइन है जो आपका ग्लोब में आप देखते होंगे ऐसे, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो ज्वाइन करते हैं, जो मेरिडियंस बोलते हैं, जो किसी भी आर्ट में किसी भी, और ये आपका लैटिट्यूड्स होता है आपका ऐसे, तो वही है। तो आपका दिल्ली के साथ आपका लॉन्गिट्यूड सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर, डिस्टेंस के हिसाब से जाएंगे तो आप थोड़े इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, इसमें से आपका जो आपका बेंगलुरु जो है आपका सही उत्तर होगा इसका लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। डिस्टेंस के हिसाब से बाकी जगह आपका पास हो सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपका बेंगलुरु ही सबसे क्लोज है आपका दिल्ली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स। इनमें से आपका कौन आपका फ्री ट्रेड पार्टनर्स है? अच्छा, फ्री ट्रेड, एशियन जो है उसका फुल फॉर्म क्या है आप जान लीजिए। इसका है आपका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से एशियन का फुल फॉर्म। और इसमें आपका 6 कंट्रीज जो है आपका जो है एफटीए पार्टनर से, ये वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? चाइना है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इनमें से आपका कौन सा आपका यहाँ पे कॉमन है? आपका ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, कनाडा नहीं है, चाइना है आपका कॉमन, इंडिया है इसमें, और आपका 5 जापान है, यूएसए इसमें नहीं है। तो 1, 3, 4 और 5, तो कौन से ऑप्शन में 1, 3 और 4 5 है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 एंड 5। तो ये आपका 1, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा इसका सही उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आपका डिजिटल इंडिया प्लान के अंडर का एम्स है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डील। फर्स्ट का आपका जो स्टेटमेंट है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डील। ये आपका गलत है, ये आपका डिजिटल इंडिया वाला प्लान में आपका नहीं आता है ये। तो 2 में आपका क्या मेंशन किया गया है? एस्टेब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographic boundaries। ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कंपनी कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। ये आपका सही है क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंडर में ये वाला जो पॉइंट है, कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, ये यूज भी किया जा रहा है अभी। तो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे रिमोट एरियाज जहाँ पे पहुँचते नहीं हैं सोर्सेस, वहाँ पे लगाया जा रहा है, और ये आपका एजुकेशन में आपका हेल्प कर रहा है और वेरियस अदर उसमें भी जो एंडीवर्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो इसमें इनमें से कौन सा सही हो जाए? ओनली 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। Consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the स्वतंत्र पार्टी। ये आपका स्टेटमेंट है एक, ये आपको सही है या गलत है वो एक एक करके आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। ये आपका स्वतंत्र पार्टी जो है वो 4th में बना था, 4th लोकसभा में, फर्स्ट में नहीं। तो ये आपका गलत मतलब आपका पॉइंट है। सेकंड में आपका इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तो 1969 में पहली बार आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन आपका सही है क्योंकि इसमें आपका राम सुहाग सिंह को फर्स्ट टाइम आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया था। और थर्ड में क्या है? इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे आपका होगा 55 मेंबर्स।
55 मेंबर्स है, नॉट 75। सो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इधर यहाँ पे आप याद रखिएगा ये वाला में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन फर्स्ट टाइम कौन बना था, राम सुहाग सिंह। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, टू ओनली, तो आंसर होगा बी, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट में क्या है, ए बिल shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax। ये स्टेटमेंट जो है आपका पहला ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपका स्पीकर का डिसीजन भी आपका मैटर करता है, क्योंकि वो फाइनल होता है। हाँ, इसको उसको आप रिव्यू करवा सकते हैं थ्रू जुडिशियल अप्रोच, बट आपका यहाँ पे मिसिंग है आपका स्पीकर का डिसीजन। अच्छा, नेक्स्ट में आप चलते हैं। ए मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया। ये आपका सही है। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी आपका सही है। और आपका एक और दिया गया है, ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपका सही है। तो कौन सा आपका सिर्फ गलत था, ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत था। ओके, बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 40, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये स्टेटमेंट्स जो है ये आपका सही है या नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपका गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में नहीं आता है। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आता है ये। और नेक्स्ट, इट among other things will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन के साथ हम अपने इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।